विपक्ष के नेता दिल्ली में नहीं कह रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की अपनी सरकार में अपना इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 का जो आया उसमें ये लिखा हुआ है। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली थी जी। तो रिसर्च भी करते रहते हैं ग्राउंड पे जाके, तो हमने वहां वो स्कूल देखा है, हमने वो स्कूल। आप उसकी जरा तुलना करिए दिल्ली के किसी भी स्कूल पे। प्रदूषण है, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कोई अपने घर में, कोई बागान में, कोई ऑफिस में, कोई अपने बिस्तर पे ये वीडियो देख रहा होगा। मैं ये समझ रहा होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज देखने वाले हैं कि दिल्ली के चुनाव किस हालत में है, कैसे हैं, दिल्ली कैसे हो रही है, कैपिटल क्या चल रही है, और जो हमारे गेस्ट हैं इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और गेस्ट ने हमारे मिस्टर डॉक्टर सुमित बाशिन सर ने बुक लिखी है द कैपिटल कॉन्ड्रम। तो सर कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ सर, आप भी ठीक होंगे। मिस्टर सुमित बाशिन सर आज हमारे साथ हैं। सर ऑल गुड सर? जी। सर ये ऑथर की जर्नी कैसे रही, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? कैसे ऑथर की जर्नी नहीं है। आप दिल्ली के गवर्नेंस इश्यूज हों या देश के गवर्नेंस इश्यूज हों, उन इश्यूज पर हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है और मैं लिखता रहा हूँ। आर्टिकल्स लिखे मैंने, इससे पहले भी एक किताब लिखी, ये तीसरी किताब है मेरी जो आई है। और क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर इंटरेस्ट है और गवर्नेंस इश्यूज समाज के अंदर बहुत से जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को भी जुड़ी होती है, तो उन मुद्दों को जनता के सामने लेकर आया जाए, इसी प्रेरणा के साथ ये किताब लिखी गई। सर आपकी बुक है द कैपिटल कॉन्ड्रम, राइट सर? तो जैसे मैंने बात की शुरुआत में कि हमारी जितनी सिचुएशन है, क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या अच्छा हो सकता है, उसके बारे में बातें सारी। जी, ये इस किताब के अंदर 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है। हमने पिछले 10 सालों के अंदर जो देखा है, हमने 10 सालों के अंदर एक अलग किस्म की राजनीति देखी है। राजनीति देखी जो रामलीला मैदान से आरंभ हुई, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया, एक राजनीतिक दल बन गया। राजनीतिक दल के अंदर जो लोग उससे जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे उससे बाहर कर दिए गए। और जिस प्रकार एक नॉर्थ कोरिया का राजा है ना, उसी प्रकार से इस पार्टी के अंदर एक राजा बनकर आ गया। उसने केवल और केवल विज्ञापन से, प्रचार से, प्रसार से, अपनी धूर्तता से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। आरंभ वहाँ से हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसी चीज़ों को इस तरह से उसने दिखाने का प्रयास किया कि जैसे दिल्ली बहुत बदल रही है। सर इसी के साथ मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैच करेंगे। अगर आप दिल्ली बदल रही है तो पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल का रिकॉर्ड लें और आज का रिकॉर्ड लें, तो व्हाट इज द डिफरेंस? कि आपको क्या लगता है ये मेजर फैक्ट्स हैं, ये मेजर चीज़ हैं जिससे दिल्ली बदल रही है, जिससे आप मुझे बता रहे हैं? मैंने आपको बताया, आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैं आपको जो बता रहा था कि अगर आप देखें कि दर्शाने की कोशिश की गई कि मैंने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। अब ये जो मैंने किताब में भी जिसका जिक्र किया या जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये दिल्ली सरकार के अपने आंकड़े हैं। दिल्ली सरकार के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 32 स्कूल खुले। 32 स्कूल, 500 स्कूल खोलने का वादा था। 500 स्कूल खुलने का वादा था, प्रॉमिस था, और 32 स्कूल खुले। और 5 साल में 500 स्कूल खोलने का वादा था। 2015 में वादा किया था ये, आज 2025 हो गया है। और इन 32 स्कूलों में से 28 स्कूलों की लैंड पुरानी सरकार अलॉट करके जा चुकी थी। अच्छा, ऑलरेडी अलॉट थे वो? हाँ, वो ऑलरेडी अलॉटेड थे, लैंड अलॉट थी, प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेस में था। तो जब आप बहुत बड़ा वादा करते हो और उसके बाद पुरानी इमारतों के ऊपर वाइट वॉश करके आप छोड़ देते हो, तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा होती है। आपको ध्यान होगा 90 के दशक में और अर्ली 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक नारा दिया था, एक गाना भी बना था,
और नारा था जो एक सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ, आओ स्कूल चले हम। हाँ, मैं तो उस फेज में नहीं था, मैंने इस फेज के मैंने वो चर्चा नारा सुनी देखो, थी मैंने। प्रधानमंत्री जी खुद बच्चों का हाथ पकड़ते हुए स्कूल ले जा रहे हैं। एक दो गाना बना था, आओ स्कूल चले हम। अच्छा। क्या आप जानते हैं पिछले 10 साल के अंदर लगभग 14 लाख से ऊपर बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। तो पूछना चाहता हूं मैं श्री अरविंद केजरीवाल से, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और आज आतिशी जी से, या जो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी, आओ स्कूल चले हम से लेके आओ घर चले हम तक का सफर कैसा रहा, जरा इस पे तो बात कर लें। आज अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाए, उसको री एडमिशन नहीं मिलता। 9th 10th 11th 12th में स्कूल का बच्चा फेल होने के बाद वो अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। आज ये मतलब ये आज की ये स्थिति है। लगभग 1,20,000, 1,10,000, 1,30,000 ऐसे करते करते पिछले 11 साल के अंदर लोग स्कूल सिस्टम से बाहर हुए हैं। वो स्कूल सिस्टम से बाहर हुए हैं। अब आप देखिए, जरा समझने का प्रयास करिए। एक दिन बेकार रहा, उसका पेपर ठीक नहीं हुआ, वो फेल हो गया, बजाय कि आप उसको प्रोत्साहन करें और वो अगले साल बेहतर करे, आपने उस व्यक्ति को स्कूल से बाहर कर दिया और अब कहा कि अब आप कॉरेस्पॉन्डेंट जाइए, ओपन स्कूल में जाइए, NIOS से करें। क्या स्कूल के अंदर केवल मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिंदी यही पढ़ाया जाएगा, या सोशल साइंस ही पढ़ाई जाएगी? क्या पीयर लर्निंग नहीं होती? क्या जब बच्चे आपस में खेलते हैं वो सीखते नहीं हैं? आपने उनको स्कूल सिस्टम से बाहर कर दिया। इतना बड़ा अन्याय आपने देश की युवा पीढ़ी पर किया है, और आप अपना शिक्षा मॉडल को बहुत बड़ा मॉडल बताते हैं। सर, मगर आपको मैं इंटरप्रेट करना चाहूँगा, सॉरी, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो हमें न्यूज़ मिल रही है, जो हमें कॉमन लोग, जो हम लोग इतने इस पर डीपली इन्वॉल्व नहीं है, और सुन रहे हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है, चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, वो लोग लर्न कर रहे हैं, लोग की हमने देखने में लोग कितना हाई परसेंटेज पा रहे हैं, आप टॉपर हैं सरकारी स्कूल में, और प्लस आपने जो बताया चीज़ें खराब हो रही हैं। वी हैव सीन कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, ये अच्छा कर दिया, स्कूल मॉल जैसे कर दिए हैं, स्कूल का बड़ा बहुत उनका हाल बहुत अच्छा कर दिया है। तो वी गेटिंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़। मेरा जो चिंता का विषय है ना, वही चिंता का विषय है कि आप जैसे लोग भी जो पॉडकास्ट और इस दुनिया में रहते हुए सोशल मीडिया के युग के अंदर, आप लोग भी बहुत अज्ञानी हैं। ये दुर्भाग्य है। तो दैट्स व्हाई वी वांट कि हमें ये थोड़ा दिल्ली के, जब मैंने कहा कि 14 लाख से ऊपर बच्चे दिल्ली से आपने स्कूलिंग सिस्टम से बाहर कर दिया, क्या ये अपराध नहीं है? दिल्ली के 79% स्कूल्स के अंदर आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस की बात छोड़, साइंस ही नहीं पढ़ाई जाती। 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम ही नहीं है 79% स्कूल्स के अंदर। कल आपको दिल्ली के बच्चा ना इंजीनियर बन पाएगा, ना आपका बच्चा डॉक्टर बन पाएगा। कल दिल्ली में डॉक्टर्स की जरूरत होगी, कितना बड़ा शॉर्टफॉल हो जाएगा। ऑब्वियसली सर, दिल्ली के 70% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। क्या हुआ वो वादा कि हम दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट जो टीचर्स हैं, हम उन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को परमानेंट कर देंगे। आप बताइए, आप एक काम करते हैं, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप परमानेंट काम करते हैं, कितना फर्क रहता है? यहाँ पे आपको परमानेंट काम होता है, आपके वहाँ पे आपकी इमोशंस जुड़ती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको लगता है, मैं कई बार कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के साथ मिला और मेरे संपर्क में है ऐसे बहुत से टीचर्स, तो जब उनको को चल यार चलो कोई बात नहीं, आज छुट्टी ले लेंगे, क्यों 1,000 रुपया 1,500 रुपये तो कटेगा, कोई बात नहीं, वो 1,500 रुपया कहीं और कमा लेंगे। तो अगर उनको वो 1,500 रुपया जो रोज का मिलता है, 1,000, 1,500, 1,200 जो भी जिसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है, अगर उसको उतना ही पैसा उस दिन किसी और काम में मिल रहा है 1-2 घंटे में, तो स्कूल नहीं जाता, वो वहाँ पे काम कर लेता है। ऑब्वियसली सर। तो अब वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उनको आपने परमानेंट नहीं किया, उनको आपने सुविधाएं नहीं दी। स्कूलों के अंदर प्लेग्राउंड्स नहीं है, स्कूलों के अंदर लैब्स नहीं है, जो साइंस स्कूल्स हैं उनके अंदर लैब्स नहीं है, स्कूलों के अंदर लाइब्रेरीज नहीं है। एक लाइब्रेरी उन्होंने खोली हो बताएं पिछले 10 साल के अंदर, एक लाइब्रेरी। अब बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। दिल्ली में लाइब्रेरी चलती थी, दिल्ली में मोबाइल लाइब्रेरीज चलती थी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हम लोग जब बच्चे थे, हमने दिल्ली पब्लिक की लाइब्रेरी आया करती थी, मोबाइल लाइब्रेरी, हम वहाँ पे जाया करते थे, बुक्स लेते थे, अगले हफ्ते फिर वो आती थी, फिर बुक्स चेंज करते थे। अब कहाँ है? तो आपने कहा एजुकेशन के नाम पे एक कॉलेज नहीं खोला। और आपको अचरज के लिए और बता दूं,
दिल्ली के अंदर तकनीकी जो संस्थान थे वो 100 थे जब ये आए थे, आज 60 रह गए। 60 रह गए। हाँ, 40% तकनीकी संस्थान बंद हो गए हैं। दिल्ली के ITIs में जाइए, मैं एक मैन्युफैक्चरर भी हूँ, अपनी कंपनी में चलता हूँ, व्यवसाय भी चलाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हम काम करते हैं तो हमारे को बहुत से मैकेनिकल चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो दिल्ली के जब अंदर ITI के अंदर हम कभी जाएं, पहले जाते थे तो पहले वो चलता था, लेकिन आज जो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जाएं तो हमारे को व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली के किसी ITI के अंदर CNC मशीन की ट्रेनिंग ही नहीं है। अब कोई भी इंडस्ट्रिस्ट अगर वो लगाएगा वो CNC मशीन लगाएगा, वो खैरात की मशीन नहीं लगाएगा। आपने ट्रेनिंग के लिए वो व्यवस्था ही नहीं बनाई, आपने कोई एक ITI ऐसा नहीं खड़ा किया जो मॉडल ITI हो सके। आप स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं कि स्कूल बहुत अच्छे हो गए, मॉल हो गए, जरा चलिएगा मैं आपको दिखाऊंगा स्कूलों की हालत क्या है। आप चलिएगा किदवई नगर के अंदर भारत सरकार द्वारा संचालित सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय। आप वहां पे जाके देखिएगा वो स्कूल कैसा है, जो केंद्रीय विद्यालय का स्कूल है। हर सुविधा उसके अंदर है, स्मार्ट क्लासेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल। लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर लैब भी है उसके अंदर। और उस स्कूल की जाके तुलना वो उस स्कूल के आदि सुविधाओं वाला भी दिल्ली का एक स्कूल दिखा के तो दिखाएं। मतलब कंपैरिजन ही आप ये बता रहे हैं, जो केंद्र सरकार की जो स्कूलिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पे है, और जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो वाली जो सुविधाएं इतनी नहीं। मैंने जो आपको कहा, मैंने केवल ये कहा केंद्रीय विद्यालय जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई केंद्रीय विद्यालय कोई आज बनने शुरू हुए। केंद्रीय विद्यालय जो पहले से बने उनकी सुविधाएं इनके मॉडल स्कूल से बहुत अधिक हैं। टू द स्टूडेंट, पिछले मैं 12 साल पढ़ा हूँ, KVS में पढ़ा हूँ, तो आई हैव सीन ऑल द रूम्स और लैब्स और उनकी तरीके, दे आर वेरी ग्रेट, बहुत अच्छे आते हैं। तो आप ये बता रहे हो कि मतलब उनकी जो फैसिलिटी है और उसके मुकाबले जो दिल्ली गवर्नमेंट जो करा रही है, दैट इज वेरी डिफरेंस। मतलब वो यहाँ पर है, आप ऐसे बता रहे हैं। देखिए मैं ये बता नहीं रहा हूँ, ये एक फैक्ट है जो मैं आपके सामने दर्शा रहा हूँ। मैं तो आपको स्कूल का लोकेशन बता रहा हूँ ना, किदवई नगर का आप जाके देखिए, क्योंकि मैं वहाँ होकर आया हूँ। अच्छा। इसलिए देख कर मैंने वहाँ पे, हम क्योंकि जो पॉलिसीज़ का काम करते रहते हैं, देखते हैं, तो रिसर्च भी करते रहते हैं ग्राउंड पे जाके, तो हमने वहाँ वो स्कूल देखा है, हमने वो स्कूल। आप उसकी जरा तुलना करिए दिल्ली के किसी भी स्कूल पे। आप पटपड़गंज में, यहाँ से दिल्ली के शिक्षा मंत्री आज विधायक हैं, आज वो विधायक वहां से ही हैं, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, आज तो विधायक वो वहां से ही है ना। वो वहां पर कोई एक स्कूल ऐसा खड़ा करके दिखा दें। हाथी के दांत खाने की ओर होते थे और दिखाने की ओर होते हैं, ये तो हमने सुना था। लेकिन शिक्षा के जगत पर जितना बड़ा घपला, घोटाला और झूठ और फरेब इस सरकार ने किया है, वो शायद भारत के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने नहीं किया होगा। ये तो बहुत थोड़ी सी स्किल यूनिवर्सिटी की बात करी, कहाँ है वो स्किल यूनिवर्सिटी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करी हमने, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आज से 5 साल पहले कहा था कि हम दलित छात्रों के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लेकर आएंगे, कहाँ है वो स्कॉलरशिप? मात्र 5 या 7 लोगों को स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप की वैल्यू 50 लाख के आसपास है, और उस स्कॉलरशिप की जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर 2.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। 2.5 करोड़। और ये तो छोड़िए, एक उनका इससे जुड़ा मुद्दा एजुकेशन से नहीं है, लेकिन जो पराली की बर्निंग होती थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक सोल्यूशन लेकर आ गए हैं, पराली की बर्निंग नहीं होगी, प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। उस जो सोल्यूशन लेकर आए थे उस पे खर्च हुआ 28 लाख रुपया, और उसकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ 29 करोड़ रुपया। सर, ये जो आप फैक्ट्स बता रहे हो वेल मेंटेन है, वेल मतलब एक अच्छे सूत्रों से आए, फैक्ट्स आए, जो आपने ये फैक्ट सारे बताए, मतलब एग्जैक्ट, मतलब आपने जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट कैसे होगा? फैक्ट तो सूत्रों से ही आएगा ना, फैक्ट तो सूत्रों से ही आएगा ना। फैक्ट तो आपका कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने रात को सपना देखा और सुबह उठ के बोल दिया। जब हम उसको फैक्ट कह रहे हैं, कोई फैक्ट को रिफ्यूट कर रहे हैं ना। फैक्ट का जो सोर्स है वो दिल्ली सरकार की अपनी वेबसाइट्स हैं, दिल्ली सरकार का डेटा है, और उससे
और आगे जाके देखें तो उनकी अपनी इकोनॉमिक सर्विस की रिपोर्ट हैं, आरटीआई की अप्लाइज हैं, तो आरटीआई के जवाब में उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो ये कार्य सारी की सारी जो किताब के अंदर बातें की गई हैं ये हवा में नहीं की गई। आप कृपया करके, आपसे क्षमा चाहूँगा ये कह रहा हूँ, लेकिन आप कृपया करके एक जो व्यक्ति हवा में बातें करता है उससे हमारी तुलना ना करें, ये मैं आपसे चाहूँगा। सर मेरा ये क्वेश्चन आपको कि जो श्रोता सुन रहे हैं ना, दे वांट टू नो क्रेडिबिलिटी कहाँ से आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई मैं आपसे लोग किताब पढ़ेंगे, उनको किताब पढ़ के सारे किताबों के अंदर सोर्स भी होंगे। किताब ये कोई एक एलिगेशन नहीं है, ये कोई एक एलिगेशन नहीं है कि मैंने टीवी पे आके एलिगेशन लगा दिया है, किताब लिखी गई है। किताब लिखी हुई चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाती है। तो सर आपने बताया कि ये जो सूत्रों से खबर है, फैक्ट्स हैं जो कि वेल मेंटेन है, ऑनलाइन भी है। अगर कोई मतलब नॉर्मल पर्सन जैसे मेरे जैसा कोई भी नॉर्मल पर्सन जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, कोई भी चाहे कि मुझे फैक्ट जानने, वेबसाइट्स पे ऑनलाइन जाके जान सकता है? देखिए, मैंने कहा ना किताब के अंदर फैक्ट्स हम लोगों ने लिखे हैं। किताब के अंदर जो फैक्ट्स लिखे हैं वो हमने विभिन्न सरकारी सूत्रों से ही जो फैक्ट्स मिले वो फैक्ट्स का मेंशन है। किताब जब पब्लिश हो जाती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है। किसी को रिफ्यूट करना तो जाके उसको रिफ्यूट करे ना, और अगर किसी को और ज़्यादा खंगालना है तो जाके आरटीआई लगा के उन चीज़ों को पता करे। ओके सर। सुमित सर, ये बुक आपने पूरी लिखी है, तो सर आप एक आपकी मैन्युफैक्चरर हो आप एक कंपनी में, तो आपको क्या रहा कि देखो सब लोग हैं यहाँ पर काम कर, सब लोग समझते हैं कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ और कर रहा है, पर आपके अंदर क्या पैशन आया कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे इस पे बात करनी है? ये कैसे आपको वो लगा कि मुझे इस पे बात करके रहूँगा मैं, एंड आई विल राइट समथिंग, मैं कलेक्ट करूँगा? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मेरी पैदाइश के साथ साथ मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में हुई है। पीएचडी के अलावा सारे का सारी मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी दिल्ली के अंदर हुई है। मैंने दिल्ली को देखा नहीं है, दिल्ली को जिया है। ओके। मैंने दिल्ली की गलियों के अंदर गुल्ली डंडा भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है, फ्रेंच क्रिकेट भी खेली है, हॉकी भी खेली है और फुटबॉल भी खेली है। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली थी जी। आज दिल्ली की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। सर आपने एक बड़ी स्टेटमेंट बोली है, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली थी और आज दिल्ली की जो स्थिति है दयनीय हो गई है। हाँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सही। हाँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, फैक्ट है। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली थी। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली थी, जिस दिल्ली के अंदर हर किसी को रोजगार मिलता था। दिल्ली के अंदर उसको स्वरोजगार के अवसर मिलते थे। आज दयनीय स्थिति ये हो गई है कि जब आज दिल्ली के अंदर लोग आते हैं और कोविड की हालत आती है तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को झूठ बोलकर बसों में बिठाकर आनंद विहार छोड़ देते हैं, और वहाँ और झूठ बोला जाता है। अनाउंसमेंट्स होती हैं कि वहाँ से स्पेशल ट्रेन चल रही हैं जी, और पूरी दिल्ली से पूर्वांचल भाइयों को उठाकर ये दिल्ली नहीं है। मेरी दिल्ली ऐसी नहीं थी। मेरी दिल्ली कोई भी बाहर से आता था उसको अपनाती थी, उसको आश्रय देती थी, उसको रोजगार के अवसर देते थे, और हम उन सब लोगों के साथ ही दिल्ली विकसित की दौड़ पे हुई। दिल्ली दौड़ी उन्हीं लोगों के साथ दौड़ी है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये स्थिति दयनीय नहीं है जब दिल्ली राज्य का मुख्यमंत्री झूठी घोषणाएं करे, लोगों को अपने अपने क्षेत्रों से बसों में बिठाएं और आनंद विहार जाके छोड़ दें, और वो लोग हजारों किलोमीटर, वो चित्र आपका जो है ना बहुत ज़्यादा आपको उद्वेलित करते हैं। कभी आप वो चित्र को देखने का प्रयास करिएगा, दोबारा से जाके कभी उस तरह के वीडियोस देखिएगा। डेढ़ हजार किलोमीटर लोग पैदल भूखे प्यासे चल रहे थे। एग्जैक्टली सर। तो ये स्थिति दयनीय हुई। दयनीय स्थिति नहीं है। दिल्ली के अंदर क्या हवा होती थी दिल्ली की, क्या हवा होती थी दिल्ली की। आज दिल्ली की हवा क्या हो गई है?
40% दिल्ली की जनसंख्या अपनी छाती में, अपनी लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस के जम्स लेके जा रही है। और ये सुमित भसीन नहीं कह रहा है, ये कोई विपक्ष के नेता दिल्ली में नहीं कह रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की अपनी सरकार में अपना इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 का जो आया उसमें ये लिखा हुआ है। ये दिल्ली की दयनीय स्थिति नहीं है कि दिल्ली के अंदर अमीर के एरिया में पानी की जो मात्रा मिलती है वो 560 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से मिलती है, और हमारे यहाँ गरीब, अनऑथराइज्ड, लो मिडिल क्लास की कॉलोनियों में 20 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलती है। आप डिफरेंस देखें, कहाँ 560 लीटर प्रति व्यक्ति और कहाँ 20 लीटर प्रति व्यक्ति। क्या ये दयनीय स्थिति नहीं है? एग्जैक्टली सर। क्या ये दयनीय स्थिति नहीं है कि दिल्ली के अंदर 10,000 डीटीसी की बसें करेंगे, इसका वादा कर कर आया था और आज डीटीसी की बसेस कम हो गई। एक बस, परसों ही आरटीआई आई है, एक बस पिछले 11 साल के अंदर डीटीसी की बस दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदी है। ये इलेक्ट्रिक बसेस की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार ने इनको फेम के योजना के तहत दी है, एक बस नहीं खरीदी है। दिल्ली की जो बसेस का ब्रेकडाउन है, जो 23-27%, 28% था, 73% पहुंच गया। ये दयनीय स्थिति नहीं है क्या? दिल्ली की सड़कों का जो हाल है, क्या दयनीय स्थिति नहीं है क्या? दिल्ली की मां यमुना का क्या हाल है, क्या ये दयनीय स्थिति नहीं है क्या? दिल वालों की दिल्ली को दयनीय स्थिति पर लाकर इस पार्टी ने, इस पार्टी के नेताओं ने खड़ा कर दिया है। So page number 37, your book said from bad to worse, the economic decline in under आप। तो ये इस पे थोड़ी सी उज्ज्वल कीजिए, इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, जब ये आए तो दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, रेवेन्यू सरप्लस था। आज दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट हो गया है। दिल्ली के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता था उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वो डिक्लाइन होता गया। दिल्ली के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट नजर आते हैं, कई बार आपको लगता होगा प्रगति मैदान की टनल बन गई, कर्तव्य पथ बन गया, ये धौला कुआं के और रोड बन गई, ये सारे के सारे तो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं। दिल्ली सरकार ने एक रोड बनाई हो, दिल्ली सरकार ने एक रोड बनाई हो, तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना है ना, तो रोडें टूटी ना होती, गड्ढे ना होते। इन बारिशों में क्या हाल हुआ था, 60 बच्चे पानी में, बारिश का पानी भरने से करंट आने के कारण मर जाएं। हमारे हृदय तब भी नहीं मतलब होता, हमें तब भी उसका दुख नहीं होता। रजिंद्रा नगर की एक बेसमेंट में पानी आ गया और वहां जो बच्चे आईएएस अफसर बनने आए थे, जो देश के आगे चलाने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, माँ बाप की उम्मीद थी, वो बच्चे मर गए। हमारी संवेदनशीलता उनके प्रति भी नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से जा रहे हैं। और इसलिए ज्यादा दुख होता है रोहन जी, क्योंकि एक आदमी जब निकला था हवाई चप्पल पहन के, नीली शर्ट पहनता था, सर पे टोपी लगाता था, गले में मफलर पहनता था, सर पे टोपी पहनाने वाले ने दिल्ली के 2 करोड़ से ऊपर लोगों के सर पे टोपी पहना दी। सर, इसी के साथ जो टोपी पहना दी, जो टोपी पहनते हैं, आपने जैसे बात की, आपका लास्ट ये चैप्टर है द पेरिल्स ऑफ पॉल्यूशन, एग्जामिनिंग द दिल्ली एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो आपको क्या लगता है सर, पॉल्यूशन का कैसे इफेक्ट हुआ है? मैं आपको बताता हूँ। आपने अच्छा हुआ ये सवाल पूछा। ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी है और वाटर पोल्यूशन भी है। तो क्योंकि ये मेरी फैक्ट्री चाइना में थी। ओके। मेक इन इंडिया के तहत मैं भी प्रधानमंत्री जी से इस इनिशिएटिव से प्रेरित हुआ और मैंने फैक्ट्री हिंदुस्तान के गुजरात शहर में, अहमदाबाद के पास सानंद जगह, यहाँ लगाई। जब फैक्ट्री लगाई तो गुजरात जाना आना बढ़ा। जब मैं वहाँ जाता था तो बहुत अच्छी हवा और अदरवाइज़ गले में खराश हमेशा यहाँ रहती थी। वहाँ जाओ तो बहुत अच्छा, और जैसे ही वहाँ से दिल्ली आओ फिर वो खराश हो जाना।
तो मैंने हवा का पोल्यूशन कितना घातक होता है ये देखा और ये समझा। वहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट पे जाना और साबरमती रिवर फ्रंट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो एक नदी जीवित नदी बनी, कैसे वो एक अहमदाबाद की लाइफलाइन बन गई है, ये मैंने जाके वहाँ देखा। तो दिल्ली में यमुना भी मैली है और हवा भी नहीं है। अब जब दिल्ली में हवा नहीं है, हवा अच्छी हवा नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, तो क्या हमें दुख नहीं होता जब हम देखते हैं कि दिल्ली के मॉल्स के अंदर स्कूल्स नहीं है? जी आपको एक बार क्लियर कर दूं, दिल्ली का कोई स्कूल मॉल नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के मॉल्स बने हुए हैं वहाँ पर आधे घंटे की ऑक्सीजन लेने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, क्यूबिकल्स बने हुए हैं और लोग पैसा देते हैं कि ऑक्सीजन जाके मिल जाए। हमें हवा खरीदने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, ये दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के जो एक्यूआईज हैं, दिल्ली के जो एक्यूआईज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं बताऊं, अभी पीछे मेरे साथ एक हादसा हुआ, नवंबर की शायद बात है। मेरे मित्रों ने मुझे फ़ोन किया कि चलो आज हम बाहर चलते हैं भोजन के लिए। मैं कहा यार बहुत पोल्यूशन है। तो उसने कहा अरे कहाँ पोल्यूशन है यार, आज तो एक्यूआई 550 है। तो हमने 550 पोल्यूशन को, एक्यूआई को एक फैक्ट मान लिया है। दिल्ली के अंदर पिछले साल सबसे वर्स्ट रहा, उससे पहला खराब था, उससे पहला खराब था, उससे पहला खराब था। 22 से पहले कहते थे कि पंजाब से पराली जलती है इसलिए पोल्यूशन हो जाता है। 22 में पंजाब में सरकार आ गई, उसके बाद भी पोल्यूशन बढ़ता रहा। वादा किया था उन्होंने कि मैं 2 करोड़ पेड़ लगाऊंगा, 2 करोड़ यमुना के तट पे 2 करोड़ पेड़ लगाऊंगा। 2 लगे हों तो बता देना। मैं एग्जैक्टली सर, ये ऐसा फैक्ट है कि मतलब 2 भी नहीं लगे 2 करोड़ में से। एलजी साहब के पास कुछ एरिया, जो एलजी साहब ने जो डेवलपमेंट करने का हुआ, वहाँ कुछ लगे हों तो लगे हों। इन्होंने कोई 2 भी लगाए हों तो ये बता दे, क्यों नहीं हुआ प्लांटेशन ड्राइव? अगर लगे होते तो यमुना झाग ना होती। अभी मैंने जो कहा कि अभी ये बहुत बात हो रही थी, अमोनिया लेवल्स की बात हो रही थी। हरियाणा से एंटर करके अमोनिया लेवल 3 है, लेकिन दिल्ली से बाहर निकलते जब कालिंदी कुंज में निकलता है ओखला बैरेज पे तो 56 से ऊपर है। दिल्ली के सारे नाले, सारे सीवर यमुना में बह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा था मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, अगर नहीं लगा पाया तो आप मुझे अगली बार वोट मत देना, और खुद नहीं लगाऊंगा, सारे दिल्ली वालों को डुबकी दिलवानी थी। अब जब नहीं हो पाया तो कह रहे हैं कि पहले कोविड आ गया, बाद में हमारे ऊपर केस हो गए, तो इसलिए हम काम नहीं कर पाए, तो हमें 5 साल और दे दो। उसी कोविड काल के दौरान अपने लिए शीश महल बना रहे थे। वो शीश महल जिसमें 8 करोड़ का बजट था, 8 करोड़ का अप्रूवल था, और सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से 38 करोड़ से ऊपर खर्च कर दिया बिना किसी अप्रूवल के। अपने साथियों के साथ मिलकर, दक्षिण भारत की एक लॉबी के साथ मिलकर दिल्ली की शराब नीति बना रहे थे। तो शीश महल भी बना पाए, शराब नीति भी बना पाए, उसका घोटाला भी कर दिया। तो वो कहते ना, जैसा बोगे वैसा ही फल पाओगे। तो जब आपने घोटाला किया था तो घोटाले के बाद आपके ऊपर केस दर्ज होंगे, आपको सज़ा मिलेगी, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनका वो है, दो मुआ। हमेशा बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो नहीं कहते वो कर देते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ध्यान होगा, आपको लेके चलता हूँ 2013 में 28 विधायक आए थे, 8 विधायक कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 49 दिन के अंदर इस्तीफा दिया था। 49 दिन के अंदर 49 दिन के अंदर इस्तीफा दिया था। क्या कहा था
कि कांग्रेस मुझे जन लोकपाल बिल नहीं लेकर आने दे रही है, इसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कहाँ गया वो जन लोकपाल बिल? कहाँ गई वो किताब स्वराज, जो स्वराज की बात थी? हम मोहल्ला सभा करके, मोहल्ला सभा में लोगों से पूछ के अपने उम्मीदवार तय करेंगे। कौन सा पैसा कहाँ खर्च होना है वो वहाँ से हम पूछ के करेंगे। कहाँ गया वो स्वराज? कहाँ गई वो मोहल्ला सभा? कहाँ गए वो उम्मीदवार? अभी कल ही उनके 7-8 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। उससे पहले कुछ विधायकों ने कहा कि वो पैसा लेके टिकट दी जा रही थी। तो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका दीन ईमान केवल और केवल झूठ बोलना, फरेब, बेवकूफ़ बनाना और दिल्ली की जनता को लूटना, ये रहा है। मैं जो बात कर रहा था कि जो आप बात मुझसे कह रहे थे, जो मैंने अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट की बात करी, क्या आप जानते हैं साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर जो वहाँ पे वो रिवर फ्रंट बना, वहाँ 10,000 परिवार रहते थे, झुग्गी झोपड़ी वाले 10,000 परिवार। और उनकी वहाँ जीविका, वो वहीं ठेले लगाते थे, वहाँ धोबी घाट भी था। उन लोगों को ध्यान रखते हुए वहाँ पे कैसे वो उसका डेवलपमेंट हुआ? उन लोगों को पहले घर दिए गए, पक्के घर दिए गए, पक्के घर देके उनको वहाँ उनके रोजगार के साधन दिए गए। धोबी घाट पे उनके लिए मैकेनाइज्ड धोबी घाट तैयार किया गया। और साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर आज वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, क्रूज भी होता है, और लोग वहाँ पर आकर वॉक भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, और वहाँ पर आकर पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। उसी के साथ साथ बहुत बड़ा पार्क बन गया है। उस पार्क में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल कार्यक्रम, स्पिरिचुअल कार्यक्रम्स वहाँ पर होते हैं। वहीं साथ में उन्होंने फ्लावर गार्डन बना दिया है, वहाँ बहुत बड़ा फ्लावर गार्डन, फ्लावर शो होता है। अभी पिछले 8-10 दिन पहले ही वो फ्लावर शो समाप्त हुआ है। वो उसको उन्होंने पूरा जीवन उसके अंदर थोप दिया। क्या दिल्ली में हम नहीं कर सकते थे क्या? अगर मोदी जी 12 साल रहे वहां पर मुख्यमंत्री, 12 साल के मुख्यमंत्री के काल में उन्होंने साबरमती को पूरा का पूरा बदलाव कर दिया। ये 11 साल के मुख्यमंत्री के उसमें ये बदलाव नहीं कर पाए। तो सेकंड पेज पे सेकंड आपने इसी के साथ एक चीज़ जो आपने नदी की बात की है, इससे क्या असर हो रहा है सर हमारे हेल्थ केयर पे? आपने पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है, ब्रोकन पिलर्स एग्जामिनिंग दिल्ली हेल्थ केयर रूल्स। ये बहुत गंभीर विषय है। ब्रोकन पिलर्स क्यों कहा? एग्जैक्टली सर, वही मुझे जानना है, ब्रोकन पिलर्स कैसे? दिल्ली क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, दिल्ली कैसा शहर है? आप जवाब दीजिए। दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, जहाँ कैसी सिटी है? फिलहाल तो मैं सोचता हूँ अच्छी सिटी है, बढ़िया सिटी। कैसी सिटी है? अर्बन है, रूरल है? अर्बन है। अर्बन सिटी है। आप कभी भारत के रूरल एरिया में गए हैं? ऑब्वियसली सर। आपने वहाँ का कभी हेल्थ स्ट्रक्चर देखा है? ज़्यादा अच्छा नहीं होता। नहीं, कभी देखा है आपने? देखा उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं है तो मैं बताता हूँ। गांव के अंदर हमारा जो हेल्थ केयर है वो होता है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ये है गांव का स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आईपीडी भी होता है। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें पेशेंट को आप एडमिट भी कर सकते हो। मैटरनिटी केयर भी होता है, माँ का बच्चा जच्चा केंद्र भी होता है, इम्यूनाइजेशन भी होता है, डायग्नोस्टिक्स भी होते हैं। किसी किसी प्राइमरी हेल्थ केयर में एक्सरे भी होता है, किसी किसी प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर डेंटल सर्विसेज भी होती हैं। और सब सेंटर वो होता है जहाँ डॉक्टर हफ्ते में एक बार, छोटे छोटे यहाँ पे 200-300 लोग होते हैं, तो डॉक्टर एक बार आएगा हफ्ते में और वो 2 घंटे बैठेगा और वो देख लेगा। अब दिल्ली के अंदर वादा था 900 डिस्पेंसरीज बनाने का। मोहल्ला क्लिनिक सर, वही वाली चीज़। 900 डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
मैंने अभी आपको बताया, डिस्पेंसरीज यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल की फैसिलिटी देना। आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए यानी सब सेंटर्स की फैसिलिटी दे दी। दिल्ली, आपने कहा ना अर्बन शहर है, अगर दिल्ली अर्बन शहर है तो दिल्ली के अंदर आपने जो एक बेसिक चीज चाहिए थी वो क्यों नहीं दी? क्या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई डायग्नोस्टिक्स होते हैं? क्या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इम्यूनाइजेशंस होते हैं बच्चों के? क्या मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर डिलीवरीज होती हैं? पूरे देश के अंदर जोर है कि, और प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, कि हमारी डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हों, वो घरों पे ना हो, वो हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स में आकर हों। पूरे देश के अंदर वो है। किसी को कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई चोट लगती है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में भागता है। हमारे यहाँ पे आपने सुबह 9 से 10 आएंगे, 9 से 11 आएंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे डॉक्टर आएंगे नहीं आएंगे वो भी अलग बात है। आपको अचरज होगा, मैं आपको बताऊं, मोती बाग इनकी वेबसाइट पे कुछ साल पहले तक मोती बाग का एक एड्रेस दिया हुआ था मोहल्ला क्लिनिक का। वो एड्रेस एक फ्लैट का था जहाँ पे एक फैमिली रहती थी। वो फ्लैट में इनका कार्यकर्ता रहता था। कार्यकर्ता को मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 25-30 हज़ार रुपये महीने का किराया मिल रहा था। ये है मोहल्ला क्लिनिक। तो पहले तो आप ये समझें कि दिल्ली के हेल्थ सेक्टर को, एक अर्बन सिटी के हेल्थ सेक्टर को इन्होंने बहुत डिटोरेट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या ये जानबूझ के किया गया, ये एक जांच का विषय हो सकता है कि जानबूझ के आप अपना प्राइमरी हेल्थ केयर को इतना ख़राब कर दो कि सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए लोगों को बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़े। मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जांच का विषय जरूर है कि कोई भी व्यक्ति, जो भी अफसर होंगे, उन्होंने जो ये इनकी योजना को अप्रूव किया होगा, इनको क्यों नहीं सलाह दी, वो एक बार जांच होनी चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में आखिर खुल कैसे गए। दिल्ली में डिस्पेंसरीज खुलनी चाहिए थी, दिल्ली में डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुलने चाहिए थे। दिल्ली के अस्पतालों में एक सीटी स्कैन के लिए 1-1, 1.5 साल की वेटिंग है, एमआरआई के लिए 2-2 साल की वेटिंग है, ऑपरेशन के लिए 1.5 साल की वेटिंग है। मुझे ज़रूरत आज है ऑपरेशन की, आप मुझे डेट देते हो 2 साल बाद की, 1.5 साल के बाद की, 1 साल बाद की, 1.5 साल के बाद आप इतनी डेट्स मिलती हैं। ये है दिल्ली का हेल्थ स्ट्रक्चर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में एक ही फ़ोन नंबर पे कितनी बार कितने पेशेंट्स को दिखा दिया गया। 60-65 हज़ार पेशेंट फर्जी, डायग्नोस्टिक्स जो के लिए प्राइवेट के आप देते हो वो फर्जी। आपने हर जगह केवल और केवल पैसा कमाना कैसे आए। शायद IRS में आपने यही सीखा था कि पैसे कैसे कमाया जा सकता है, और आपने वही काम किया है। दूसरी बात, अब कल्पना करिए दिल्ली में एम्स ना हो, सफदरजंग ना हो, दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ना हो, दिल्ली के अंदर हमारे प्राइवेट हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत है, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स, OPD के डॉक्टर्स, बड़े नर्सिंग होम्स, सुपर स्पेशलिटी बहुत है। ये ना होगा तो क्या हालत होगी दिल्ली की। और अगर दिल्ली का हेल्थ सेक्टर इतना ही अच्छा है रोहन जी, तो सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, जब वो बीमार थे तो वो मैक्स में अपना इलाज क्यों कराते हैं? अगर दिल्ली के अस्पताल इतने ही अच्छे हैं तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, वो अपनी बीवी का इलाज अपोलो अस्पताल में क्यों कराते हैं? अगर दिल्ली के अस्पताल इतने ही अच्छे थे, दिल्ली का हेल्थ सेक्टर इतना ही अच्छा था, तो अरविंद केजरीवाल को बेंगलोर में जाकर अपना इलाज क्यों करवाना पड़ता है? ये प्रश्न है। गरीब का इलाज होगा नहीं। मेरे तो सरकारी सुविधाओं में मेरा इलाज मुफ्त हो जाएगा, मैं किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकूँगा। तो ये स्वास्थ्य के जब हम मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने एक आयुष मंत्रालय के तहत वेलनेस को, हमारे सेंटर्स को, अब हम हेल्थ सेंटर्स को वेलनेस सेंटर्स कह रहे हैं। हम वहाँ वेलनेस सेंटर्स बना रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर वेलनेस सेंटर्स हमने बना दिए हैं, ताकि हम लोगों को बीमार होने से बचा सकें। ये इन्होंने उस दिल्ली में कितने वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं केजरीवाल ने। दिल्ली का हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है ना। कोविड के दौरान
आपने भी देखा होगा, सबने देखा है, दिल्ली के किसी एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोविड का टेस्ट हुआ हो बता दो, किसी कोविड पेशेंट का इलाज हुआ हो बता दो। हम जो आइसोलेशन रूम्स बन रहे थे ना मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, वो आइसोलेशन रूम्स भी नहीं बना पाए हैं। और तो और बात छोड़ दो, एक अस्पताल अभी तक दिल्ली में नहीं खुला। 10,000 बेड्स या 30,000 बेड्स शायद बढ़ाने की इन्होंने वो किया था। यार उनसे पूछो, आपने 30,000 बेड्स बढ़ाने की बात की थी, कितने बेड्स बढ़ा दिए आपने? और अब आपको बता दूं, दिल्ली के हेल्थ सेक्टर से जुड़ी बात जो मैंने पहले भी की, जब दिल्ली के 79% स्कूल्स के अंदर साइंस की स्ट्रीम ही समाप्त कर दी गई है, तो कल दिल्ली का हेल्थ सेक्टर और कितना दयनीय होगा इसका अंदाज़ा आप लगा लें। जब आपके बच्चे साइंस पढ़ेंगे नहीं, वो मेडिकल में जाएंगे नहीं, कल आपके पास डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज होने वाली है। ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज है, ऑलरेडी डॉक्टर्स आपके बहुत कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। हम डॉक्टर्स तक को कॉन्ट्रैक्ट पे दिल्ली के अंदर रखा हुआ है। मतलब जो टेंडर्स जो बोलते हैं उनको, उन पे कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हैं जिनको उस पर रखते हैं। हर 6 महीने बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, साल बाद रिन्यू होता है। सर सुमित सर, तो आपने पूरी डिटेल बताई कि दिल्ली में कैपिटल में क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस किस चीज़ जो लोग जूझ रहे हैं, और उस पर फैक्ट फाइंडिंग आपने बताई कि ये फैक्ट्स अवेलेबल है, इनको देखिए समझिए, ये चीज़ें हो रही हैं और गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। सर अब इस बात को, इसका आपका विजन क्या है, इसको आगे आप कैसे और पोर्ट्रे करोगे, आगे कैसे लेके जाओगे इसको, आपका क्या नेक्स्ट मिशन है कि आप? देखिए, ये एक निरंतर प्रोसेस है। सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आए, दिल्ली देश की राजधानी है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली दिल वालों की थी, दयनीय हालत हो गई है, इसको वापस दिल वालों की बनाने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स, मेयर्स के साथ मिलकर काम कर सके। लड़ाई से काम नहीं होता, वन मैन अपमैनशिप में काम नहीं होता। काम संविधान के अंदर हर किसी को उसकी कर्तव्य भी पता है और उसको बताया गया है कि उसको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। तो सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार आए। जो सरकार आएगी उसके लिए प्राथमिकताएं होंगी। मैं 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि जो भी सरकार आए उसको प्राथमिकता पे ले, उसके अंदर सबसे पहले प्रदूषण है, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, क्योंकि वो जानलेवा बन चुका है। Obviously. हमारे आने वाली पीढ़ी अगर ब्रोंकाइटिस, अस्थमेटिक, ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर से ग्रस्त हो जाएगी, इससे दुखदाई हमारे लिए कुछ नहीं होगा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी दिल्ली, एक स्वच्छ दिल्ली, एक स्वस्थ दिल्ली नहीं छोड़ के गए। आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, हमें कोसेगी। तो हवा अच्छी हो उसके लिए प्लांटेशन की ज़रूरत है, वो किया जाए, और भी जो जो चीज़ें ज़रूरत है, दिल्ली के एक्यूआई लेवल्स अच्छे हों। तो पॉइंट से बात करें तो जो कि नई सरकार जो आएगी, जो दिल्ली को दिल वाली दोबारा उसे बनाएगी, उसके मेजर पॉइंट्स हैं, हेल्थ केयर अच्छा रखे, एजुकेशन अच्छा रखे, जैसा आप बता रहे हो। ये मैंने अभी बात करी है प्रदूषण की। मैं सबसे पहली प्राथमिकता मेरी पॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन को ठीक करना है। पॉल्यूशन को ठीक करने को दिल्ली को रहने लायक कम से कम 5 साल में बना दे। आज दिल्ली रहने लायक नहीं है। मैं कई बार चीज़ बोलता हूँ तो मेरे अपने साथी बोलते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा हार्श हो रहे हो, बट द रियलिटी इज़ दिल्ली हैज़ बिकम अ डाइंग सिटी इन लास्ट 10 years। नई सरकार के लिए ये बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी कि वो पोल्यूशन का कोई ना कोई हल निकालें, दिल्ली की जनता को उससे निजात दिलवाएं। जो भी उसके लिए कदम लेने की आवश्यकता है, पॉलिसी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, जो भी उसकी ज़रूरत है वो करना चाहिए। दूसरा, एक और जो विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी एक विदेशी एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने दिल्ली की कुछ 943 कॉलोनियों के सीवर के बारे में चर्चा करी, और उसने कहा कि वो सीवर 85% से अधिक फ्लो कर रहे हैं। और
दुनिया के जो मानक हैं जो उसमें बने हैं वो कहते हैं कि 50% से नीचे फ्लो करना चाहिए। और शायद वो, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली का ही हाल होगा, क्योंकि सीवर का पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है, बारिशें होती हैं तो पानी सड़कों पर आ जाता है, तो शायद वो ओवरफ्लो के कारण ही सब कुछ ऐसा होता होगा। तो सीवर्स की डिसिल्टिंग होनी चाहिए, दिल्ली को वाटर लॉगिंग से छुटकारा मिलना चाहिए, दिल्ली को पोल्यूशन से छुटकारा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर परिवार को नल से जल मिलना चाहिए। ये कुछ प्राथमिकता हैं। इनके साथ साथ पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली का जो मूलभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। दिल्ली 80 के दशक में उसकी पॉपुलेशन क्या थी, 2000 के दशक में क्या है, 2020 में क्या है, आज 25 आ गया, तो इन 5 साल में भी बड़ी होगी। और अगले 25 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, हमारी उसके लिए लेके क्या योजना है। दिल्ली के अंदर विकास भी चाहिए, दिल्ली के अंदर विकास के साथ साथ जो मैंने कहा कि दिल्ली एक डाइंग सिटी है, दिल्ली रहने लायक रह सके, 5 साल के अंदर ये बहुत बड़ा काम होगा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि 3 साल के अंदर अंदर यमुना को जीवित करेंगे, यमुना को साफ करेंगे, और साबरमती के तट पर जैसा उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया वैसे ही फ्रंट यहाँ बनेगा। ये कुछ काम करने बहुत अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे को शिक्षा के अंदर भी काम करना होगा। जिन स्कूलों के अंदर साइंस नहीं है, उन स्कूल्स के अंदर हमारे को साइंस लेकर आनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के एवेन्यूज़ कम हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाना पड़ता है। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये कर दूँ, लेकिन हर कोई वहाँ के जाके फीस नहीं दे पाता। तो हमें उच्च शिक्षा के जो एवेन्यूज़ हैं उनको खोलना होगा। हमें स्वास्थ्य के अंदर ध्यान देना होगा। हमें ये जो मोहल्ला क्लिनिक का एक बहुत बड़ा धोखा और दिमागों में लोगों के डाल दिया कि मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, मेरे हिसाब से तो शायद इसके ऊपर भी जो भी नई सरकार आए वो पुनः विचार करे। और हमें हर कम से कम, क्या दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा हैं, क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हर विधानसभा में एक डिस्पेंसरी खोल सके? हमें नहीं चाहिए 900 डिस्पेंसरी। इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज़ अबाउट क्वालिटी। कैन वी हैव वन गुड डिस्पेंसरी in every assembly constituency? Thereafter we can even go into municipal wards. But कम से कम हम इन 5 सालों के अंदर इतना भी कर पाएंगे तो शायद एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दिल्ली एक बेहतर राज्य बने। दिल्ली, मेरी दिल्ली जो कहीं खो गई है, मेरी दिल्ली जिसको मैं बचपन में देखता था, मैं बेखौफ होके दिल्ली की सड़कों पर ड्राइव भी कर सकता था। मुझे कोई डर नहीं होता था कि कोई मुझे दाएं से आके मार देगा, कोई बाएं से आके मार देगा, कहीं टक्कर लग जाएगी, रोड रेज हो जाएगी। मुझे वो दिल्ली नहीं चाहिए। मुझे दिल्ली वो चाहिए यहाँ सौहार्द हो, भाईचारा हो, विकास हो, दिल्ली जो स्वस्थ हो, जो दिल्ली स्वच्छ हो, और जो दिल्ली मेरी शान हो। मुझे वो दिल्ली चाहिए। मतलब जो दिल्ली दिल वाली थी वो वाली दिल्ली चाहिए आपको वापस? जी सर, मेरी शान होनी चाहिए। जब हम दिल्ली से बाहर जाते हैं ना, तो लोग हमारे को जिन नज़रों से, अच्छा आप दिल्ली से आए हो, स्वागत है आपको, कुछ दिनों के लिए ऑक्सीजन ले लो, कुछ ऑक्सीजन के पैसे तो दे जाओ। लोग ऐसे ताने मारते हैं। सर, अब जो आपने चीज़ें सारी फैक्ट्स और फिगर्स सब चीज़ें बताई हैं, अब इनको सुनने के बाद एक जो पर्सन सुन रहा है, आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक किसी श्रोता को कोई पर्सनल मैसेज? मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा, जिसने भी किताब के बारे में पढ़ा होगा, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। 5 तारीख को जाएं, 5 तारीख को वोट डालने ज़रूर जाएं, अपने साथियों को लेके जाएं। एक बीमारी है, उस बीमारी की दवाई, कमल पे वोट लगाएं। यही मेरा मैसेज होगा।
थैंक यू सो मच सर। तो हम सर हमने समझा कैसे कैसे कुछ चीज़ें मेंटेन है, क्या नहीं है, फैक्ट्स और फिगर, और आपका लास्ट मैसेज प्लस विजन हमने जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो, से चीज़ें फैक्ट समझने के लिए, जानने के लिए। तो बिल्कुल सर की ये बुक है द कैपिटल कॉन्ड्रम, प्लीज़ जूम कर लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको जो सर ने बातें इस पॉडकास्ट में कही है उससे आप इसमें लिंक कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और सर ने जो बताया और आप देख पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स एंड ये चीज़ें बताने के लिए, एक अवेयरनेस देने के लिए सर। धन्यवाद। मुझे लगता है आप भी किताब पढ़ेंगे और आप भी अपने मित्रों को, अपने श्रोताओं को प्रेरित करेंगे कि वो 5 तारीख को जाएं और दिल्ली को वापस दिल वालों की दिल्ली बनाने के लिए भाजपा को जिताएं। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।